बहुत सारी बच्चियों को परेशान देखा है ना, पता चला कि हाइपोथायराइड है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। उस वेट को कंट्रोल करना, मतलब आपका नॉर्मली वेट बढ़ा होना तो अच्छा, आप डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, आप वॉक एक्सरसाइज कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। तो आपकी डाइट से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि डाइट का बिल्कुल इससे कोई लेना देना नहीं है? डाइट का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फिजिकल एक्सर्शन एक्टिविटी का भी बहुत रोल है। उसमें ये होता है कि जो लोग थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। अगेन जो लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए जनरली क्या होता है कि लोग क्रैश डाइट्स करते हैं और वो पतले हो जाते हैं, लेकिन थायराइड का पेशेंट क्रैश डाइट नहीं कर सकता किसी भी फॉर्म की। अच्छा, इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें डाइट्स हम नॉर्मली देखेंगे लड़कियां फॉलो करती हैं, फॉर द टाइम बिंग वो पतली भी होती हैं, रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं और इतना कोई खास हेल्थ पे भी इम्पैक्ट नहीं होता, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। ऑल्दो लेटर ऑन मसले आते हैं, लेकिन थायराइड के पेशेंट्स में अगर देखा जाए चाहे किसी भी एज में हैं, अगर आप क्रैश डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ सकता है। उसमें ये हो सकता है कि आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपकी स्किन पे परमानेंट चेंजेस आ जाएं और इतनी ड्राई फ्लेकी हो जाए कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर रिहाइड्रेट करना। उसके अलावा ये होता है कि इतना फटीग्ड आप फील करें कि आप फेंट भी हो सकते हैं एट टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, प्लस आपका IBS पे ट्रिगर हो जाता है। तो उसमें वेल बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। जो डाइट्स हैं जैसा कैबेज डाइट है या फिर नॉर्मली हम बनाना डाइट ले लेते हैं या कोई एक सिंगल फ्रूट या सिंगल वेजिटेबल की डाइट, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बल्कि जो कैबेज और जो कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सब वेजिटेबल्स यानी कि फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सब रिकमेंडेड होता है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में कंज्यूम नहीं करनी। अच्छा। दो एक नॉर्मल रेंज में आप लेंगे उससे आपकी बॉडी को इस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको लेने लग जाते हैं तो फिर ये आपके थायराइड के साथ प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह अगर बात की जाए डाइट की, तो नॉर्मली तो हम लोग जिस तरह नॉर्मल खाना खाते हैं, आपको एक डाइट प्लान फॉर्मुलेट करके देते हैं, आपने वही कंज्यूम करना है, कोई भी ज़िंदगी से चीज़ प्लस या माइनस नहीं करनी, वही नॉर्मल डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के सोर्सेज थोड़े लीन हो जाएंगे, जिस तरह चिकन मटन बीफ होगा लेकिन वो थोड़े फैट कट्स कम होंगे। दोनों सूरतों में ना कंडीशन मरीज की जो होती है वो बड़ी अजीब सी हो जाती है, या वेट बहुत बढ़ जाता है या वेट बुरी तरह गिर जाता है। अब उसमें डाइट को कैसे हमने मैनेज करना है? उसमें ये कि अगर वेट लॉस हो रहा होता है तो उसमें आप देखेंगे, या वेट गेन हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, तो उसमें ये कि हेयर फॉल वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है, उसके साथ ड्राई स्किन वाला एलिमेंट भी आ रहा होता है, भुरभुरापन का शिकार हो बिल्कुल। जाती और उसके हैं। अलावा फिजिकल अपीयरेंस आपकी चेंज हो जाती है, आईज आपकी ज़रा ड्रूपी सी हो जाती हैं। उसके अलावा आपका इनलार्ज ग्लैंड भी हो सकता है नेक का, तो वो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। और फिर ये होता है कि एक कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है और दूसरी कंडीशन में बहुत ज़्यादा डायरिया रहने लग जाता है, जिसकी वजह से रैपिड वेट लॉस या वेट गेन हो रहा होता है। तो उन कंडीशंस में ज़ाहिर है थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं तो उनमें ज़ाहिर है बॉडी में आयोडीन कम है, तो उसमें आयोडीन बेस्ड चीज़ें हम ज़्यादा लेंगे। उसमें हमारी गवर्नमेंट ने और ओवरऑल सारे दुनिया में एक इंट्रोड्यूस करवाया गया था आयोडाइज्ड सॉल्ट। वो पर्टिकुलरली था ही इसलिए कि हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसीज जो हैं वो ख़त्म हो, बिकॉज बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इस तरह की हैं जिनमें आयोडीन रिच सोर्सेज लोग नहीं अफोर्ड नहीं करते या फिर अवेलेबल नहीं होते, या कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ नहीं इतनी प्रोलॉन्ग्ड होती। तो इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि आयोडीन रिच चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी होती हैं, जिसमें ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज़ आयोडाइज सॉल्ट बड़ा रेडिली अवेलेबल होता है, आप वो कंज्यूम करना स्टार्ट करें। लेकिन उसके साथ भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हो जाती है कि आयोडाइज सॉल्ट लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं। उन्हें पता है कि हाइपोथायरॉयड के पेशेंट है और वो क्या करते हैं कि पानी के अंदर मिक्स करके आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसीज कम होंगी। वेराज इस तरह नहीं करना, आपने एक ऑप्टिमम रेंज में लेना है, जितना नॉर्मली खाने में डलता है उतना ही आप सॉल्ट को, बस नॉर्मल टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर दें आयोडाइज सॉल्ट के साथ और आप वो कंज्यूम करें। उसके अलावा अगर फूड सोर्सेज की बात की जाए दोनों थायरॉइड्स में, तो एग्स बहुत एसेंशियल हैं, अंडे बहुत अच्छा सोर्स हैं, सेलेनियम, जिंक और आयरन तीनों चीज़ें लेनी होती हैं। तो अब जो फूड सोर्सेज मैं बताऊंगी उनमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, मतलब आपको सप्लीमेंटल फॉर्म में नहीं लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा सी फूड आप देखें जो हमारे अवेलेबल है, विंटर्स में तो हम खाते हैं लेकिन समर्स में भी खाएं, क्योंकि सी फूड में बहुत ज़्यादा सेलेनियम है, जिंक है और आयरन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीट के जो लीन जो होते हैं सोर्सेज, बिकॉज लीन सोर्सेज लेना इसलिए ज़रूरी है जिसमें फ़ैट कम हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हाइपोथायरॉयड के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपने लीन प्रोटीन की तरफ जाने, यानी जिसमें फ़ैट
फैट के कट्स कम है, यानी चर्बी उसके ऊपर ऑलरेडी ज़रा कम है, वो सोर्सेज आप लें, वो बड़े अच्छे होते हैं, जिसमें डिफरेंट हो सकते हैं, बीफ भी हो सकता है, मटन भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, लेकिन उसके कट्स आपने ज़रा माइंडफुली चूज़ करने हैं जिसमें फ़ैट कट्स कम हो। और उसके अलावा फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है। कुछ लोग इस तरह के जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, जो सी के करीब हैं, उनको सी वीड बड़ी रेडीली अवेलेबल होती है। कुछ इस तरह के बच्चे होते हैं जो सी वीड स्नैक्स भी, क्योंकि हेल्दी ऑल्टरनेटिव है स्नैक्स का, तो सी वीड बहुत अच्छा सोर्स है, आयोडीन आपको मिल जाती है उससे, और इसमें भी जो थायराइड के सिम्टम्स हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके अलावा एग बड़ा अच्छा सोर्स है। और ओवरऑल अगर बात की जाए थायराइड की, तो एक वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ आप बहुत ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो थायराइड ऑटोमेटिकली कम हो पता जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग हैं ना, वीकनेस आजकल हो जाती है, लेथार्जिक होते हैं, आप अक्सर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं थका हुआ रहता हूँ, डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन लिख देते हैं, आयरन सप्लीमेंट लिख देते हैं। ये जो आयरन सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन है, विटामिन डी की मेडिसिन हम ले रहे हो, तो इसका बेस्ट टाइम कौन सा है? खाने के बाद, खाने से पहले, दूध के साथ, मतलब बड़े ये कहते हैं ना मैं ये वाली दवाई ताकत की दवाई है, दूध के साथ ले लो। तो इसका बेस्ट टाइम, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी अक्सर दे रहे होते हैं और वो टाइमिंग क्योंकि गलत होती है, खाने के साथ आपने दे दी तो प्रॉब्लम कर रही होती है। मुझे बेस्ट टाइमिंग बता दें। बेस्ट टाइम है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। उसमें डिपेंड करता है, अगर आपके बच्चे ने फॉर एग्जांपल बच्चों की अगर बात की जाए आयरन सप्लीमेंट की, तो उन्हें दूध के साथ नहीं दिया, किसी को भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कि अगर आपने दूध लिए तो कम से कम 2 आवर्स का सेफ कैप आप ले लें। नाश्ते के भी थोड़ी देर बाद एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, बिकॉज वो ट्रिगर कर सकता है आपके स्टमक के प्रॉब्लम्स को। तो आपने विटामिन डी स्पेसिफिकली, अच्छा डिफरेंट का डिफरेंट है। अब विटामिन डी है, अगर आप बच्चों को देते हैं, हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलती, बड़ों को भी नहीं मिलती, तो उसमें ये कि दूध के साथ कंज्यूम करना ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी और विटामिन डी। और उसके अलावा सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप 1 ग्लास या आधा ग्लास दूध के अंदर वो इंजेक्शन या कैप्सूल उसके साथ लेते तो वो एफिकेसी को मल्टीप्लाई कर देगा बहुत ज़्यादा दफ़ा, बिकॉज विटामिन डी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर बात की जाए किसी कोई बच्चा आयरन डेफिशिएंट है, यानी कि या बड़े भी आयरन डेफिशिएंट हैं, बाल गिर रहे हैं, आपको फटीग फील कर रहे हैं, आपको एनीमिया हो गया, आपकी स्किन कलर पेल हो गया, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, तो उन लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि एक तो आपने नाश्ते से थोड़ा गैप लेके, लेकिन आपने चाय और कॉफ़ी दूध उसके साथ नहीं पीना, मिल्क शेक नहीं लेना, दूध नहीं लेना, डेयरी प्रोडक्ट्स क्विट कर देने उसके साथ। इसी तरह ही बाकी मल्टीविटामिन्स भी हैं, क्योंकि उसमें ट्रेसेस ऑफ मल्टीविटामिन्स में आयरन, कैल्शियम हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, इसलिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि फर्स्ट हाफ में लें, नाश्ते और लंच के दरमियान में थोड़ा सा गैप दे के, ताकि खाना उसके साथ उसको प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि एट टाइम्स हमें नहीं याद रहता, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमें नहीं याद कि विटामिन डी दूध के साथ लेनी है या आयरन नहीं लेनी, तो आप कोशिश करें एक सेफ कैप रखें। बच्चों की ग्रोथ भी डिपेंड कर रही होती है, बच्चों में भी थायराइड हो सकता है। सो अगर किसी के बच्चे को थायराइड है तो उसको उसका ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट के साथ जो हम डाइट कह रहे होते हैं, बच्चों में डाइट का ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, बच्चों में जनरली इसीलिए ज़्यादा ख्याल रखा जाता है बिकॉज उनकी बोन्स फ्यूज़ हो रही होती है, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, और ये डेफिनेटली ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी का ठंडा गर्म लगना, इन सब चीज़ों को बहुत ऑल्टर कर रहा होता है। तो अगर बच्चों में है तो आपने उनकी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनकी डाइट में, क्योंकि उनकी डाइट का एक मेजर रोल कैल्शियम भी होना चाहिए, और इसकी मेडिसिन के साथ कैल्शियम नहीं ले सकते, तो आपने टाइमिंग्स देख लेनी है। जब उनको मेडिसिन दे रहे हैं सुबह के टाइम, उसके अलावा दिन में आप कोशिश करें उन्हें दही का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और इस तरह की चीज़ें जो डेयरी रिच है, जो कैल्शियम रिच हैं चीज़ें, वो ज़्यादा दें। और बच्चों में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन ब्रॉथ। तो आपने उन्हें हड्डियों का जो ब्रॉथ होता है, कोशिश करें बीफ और मटन का हो, और वो सिमर्ड हो, स्लोली कुक्ड हो, उसके ऊपर से फैट रिमूव करके आप वो बच्चों को लाजमी दें। क्यूब फॉर्म में भी दे सकते हैं, जेलेटिन उसका अच्छा खासा होता है उसके अंदर, तो वो क्यूब में भी आ जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज बच्चों को उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इफ़ नीडेड सप्लीमेंट्स भी स्टार्ट आप करा सकते हैं, गमीज़ भी दे सकते हैं उन्हें। तो बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज ये उनकी बिल्डिंग एज है, इसमें हाइट की ग्रोथ भी रुक सकती है, इसमें और बॉडी की चीज़ें सीज हो सकती हैं जो कि इस एज में उन्हें रिक्वायर्ड हैं, तो उनकी डाइट में ज़रा ज़्यादा उस तरह से फोकस करना है। ठीक है, नट्स बच्चों के लिए क्या ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए नट्स। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं एलर्जिक होते हैं, तो वो आप उनको पीनट एलर्जी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, तो आप लाजमी टेस्ट कर लें, बिकॉज बच्चों ने उस पर्टिकुलर एज तक हर नट और हर फ्रूट नहीं खाया होता। तो लेकिन जो सेफ़ हैं, अगर कैशूज़ की बात की जाए, बादाम हैं, वो आप कोशिश करें कि पील करके, सोक करके, ओवरनाइट उन्हें पील करके बच्चों को दें, डेली बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाएं। मेडिसिन से थोड़ा सा हट के, लेट से 4 घंटों के बाद आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसके अलावा ये कि कोई भी नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, वो दिन में एक बहुत ज़रूरी है वैसे ही ब्रेन ग्रोथ के लिए बच्चों की, लेकिन इस सिचुएशन में और ज़्यादा ज़रूरत है जिंक बेस्ड ज़्यादा चीज़ें देनी है। और उसके अलावा जैसे चिक पीस हैं, यानी चने हैं, या दालें हैं, या मसर हैं, लेट से काले चने हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती हैं।